हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 24 जनवरी का। 24 जनवरी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 24 जनवरी को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो जितनी भी जो हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं और जो गर्ल चाइल्ड हैं उन सबको आज कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और उनको बताइए जिस तरह से हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो सरकार है वो चाइल्ड प्रमोशन कर रही है, फीमेल चाइल्ड को प्रमोट कर रही है, उस तरह से आपको भी एक्नॉलेज करना चाहिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को। अब हम चलते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। जो पहली न्यूज है वो आई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, वो जाएंगे 26 और 27 तारीख को चाइना और ये एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इससे पहले हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, वो गए थे चाइना और अब हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो जाएंगे और यहां पर मीटिंग होने वाली है किससे रिगार्डिंग जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था और जब से अक्टूबर से जब से पीस टॉक्स चली हैं उसके बाद बाइलेटरल टाइज को किस तरह से हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बाइलेटरल टाइज के बारे में बात होगी, ट्रेड के बारे में बात होगी और कैसे हम एक इंडिया और चाइना, कैसे हम यूएसए को एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप जब से टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं तो कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं, इन सब के बारे में बात होगी। और जो भी डेवलपमेंट होगी 26 और 27 तारीख को किस एग्रीमेंट के ऊपर साइन होंगे वो सब हम आपके लिए ले आएंगे आर्डोर एडुडेन पे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो इसरो से आई है। इसरो अभी कुछ दिन पहले उसने स्पेडेक्स मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था। अब इसरो एक नए लैंडमार्क की तरफ जा रहा है जहां अपना 100th जो है लॉन्च, जो पीएसएलवी जो व्हीकल है वो अपना 100th लॉन्च करेगा और जो 100th लॉन्च होगा वो किया जाएगा हमारा नेवी NVS-02। NVS-02 क्या है? ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। जैसे इस समय हम सब जीपीएस को देखते हैं, जीपीएस जो है वो एक यूएस बेस्ड है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसी तरह से हमारा जो इंडियन मेड नेविगेशन सिस्टम बनेगा उसके लिए NVS-2 लॉन्च होने वाली है। इससे पहले 2023 के अंदर NVS-1 लॉन्च हुई थी और जो व्हीकल है और जो रिमोट सेंसिंग है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा NVS-02। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो कल मैंने आपको बताया था कि जालागांव के अंदर एक ट्रेन इंसिडेंट हो गया था जहां पर जो पुष्पक एक्सप्रेस है वहां पर एक रूमर चली थी कि आग लग गई है। उसी वजह से जो लोग हैं उन्होंने चेन पुल कर दी और चेन पुल करने के बाद वो ट्रैक के ऊपर आ गए थे जहां पर कर्नाटका एक्सप्रेस जो है उसने टक्कर मार दी और 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो यह पता चला कि जो वहां पर दो बोगीज के बीच में जो ब्रेक पाइप होती है वहां पर हल्की चिंगारी आती है और यह आम बात है। इसी के अंदर एक जो स्ट्रीट वेंडर था जो चाय देने वाला था उसको लगा कि यह आग लग गई है और उसने रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी और उस अफवाह की वजह से ही लोगों ने अफरा तफरी में चेन पुल कर दी और जो ट्रैक की साइड उतरने लग गए जहां पर कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी। यहां पर कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जो कर्नाटका एक्सप्रेस है उसके ड्राइवर ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई कि जो हाई स्पीड ट्रेन थी उसको उसने रोकने की कोशिश की, इसीलिए जो कैजुअलिटी है वो 13 लोगों की बच रही है, वरना ये ज्यादा भी हो सकती थी। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से यही पता चला है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, उसके वहां पर सीएम और डिप्टी सीएम उन सब ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सब कुछ जो थी वो शेयर रूमर की वजह से थी। यहां पर जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि हम 1.5 लाख का जो मृतक है उन्हें मुआवजा देंगे, 50,000 जो ज्यादा इंजर्ड हुए हैं और 5,000 जिनको माइनर इंजरी हुए हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। बट सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि आप अफवाहों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें और कैजुअली बिहेव ना करें क्योंकि ऐसे हादसे हो सकते हैं। वही जो नेक्स्ट खबर है, हम महाराष्ट्र से चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक बादल विलेज है और बादल विलेज के अंदर पिछले बहुत टाइम से 1 महीने के अंदर अंदर 3 फैमिली में से 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
अब 17 लोगों की जब मृत्यु हुई तो सबको लगा कि यहां पर कोई महामारी तो नहीं आ रही है, यहां पर कोई वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक तो नहीं है। इसके लिए जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी अपनी एक सर्वे की टीम भेजी थी और जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी कर रहा था। अब जाकर जो उस पूरी बादल डिस्ट्रिक्ट में जो 200 लोग हैं उन सबको वहां से शिफ्ट कर दिया है और जो बादल विलेज है उसके ऊपर सर्विलेंस हो रही है और ये देखा जा रहा है कि किस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि 17 लोग मारे जा चुके हैं और 5 जो बच्चे हैं अब जो राजौरी के मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर एडमिट किए गए हैं सेम कंडीशन के अंदर। तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसीलिए जो 200 लोग उस रीजन के अंदर जो कांटेक्ट में आए थे उन्हें अब सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया। यहां पर जो हमारा CSIR है वो भी इसके अंदर में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा और अब तक ये लग रहा है कि शायद जो वाटर का सोर्स है वहां पर पेस्टिसाइड ज्यादा थे, उनका इंपैक्ट हुआ, इस वजह से हुआ है। लेकिन ये अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जो आएगी वो हम आपके लिए ले आएंगे। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो हमारी इकोनॉमिक सेक्टर से। हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर सितंबर से लेके टू बी प्रिसाइज 27 सितंबर से लेके 21 जनवरी तक एक लगभग एवरेज 12% का आउटफ्लो देखा गया है। अब ये आउटफ्लो क्या है आप देखिए कि जब 27 सितंबर को जो हमारा सेंसेक्स था वो 85,000 पॉइंट पे था और 21 जनवरी को वो 75,000 पे आ गया है, तो लगभग 11% का डिप हुआ है। अब ये डिप क्यों हुआ है, इन सब के रीजंस हैं। जो पहला रीजन आता है कि अक्टूबर के अंदर चाइना ने एक पैकेज अनाउंस किया था कि जो भी इन्वेस्टर्स चाइना के अंदर आते हैं उन्होंने एक लोकल पैकेज अनाउंस किया था $3 ट्रिलियन का, कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए $3 ट्रिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे 1 ट्रिलियन पर ईयर की वजह से। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे स्पेशली, वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद जब नवंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, इस वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जाने लगे। लेकिन उसके बाद सबको लगा कि इंडिया एक अच्छी जगह है, लेकिन दिसंबर के अंदर में जो डेट सीलिंग है वो हट गई थी। तो इस वजह से जो यूएसए की मार्केट है उन्होंने यूएस बॉन्ड जारी कर दिए थे। यूएस बॉन्ड क्या होता है? यूएस बॉन्ड एक बहुत ही सेफ बॉन्ड है जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर इस वजह से इंडिया से बाहर जा रहे थे। और जब जनवरी में 20 तारीख को जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बन गए हैं, उन्होंने फिर से टैरिफ जो है वो लगाने की फिर से बात कर दी है। इस वजह से जो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से जा रहे हैं और ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। जो हमारी जो इन्वेस्टिंग थी, जो पिछले 3-4 साल से बुलिश पे चल रही थी, वहां पर अब कंट्रोल लगने लग गया है। आगे हम देखेंगे कि क्या हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो हमारे जो इतने अच्छे रिटर्न दे रहे थे उसके लिए वो दोबारा आएंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई नए सैंक्शंस लगाएंगे, कई टैरिफ लगाएंगे, क्या इंडिया, चाइना, जो रशिया है वो साथ मिलकर कोई नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हमारा बिजनेस बूस्ट करेगा, ये देखने की बात है। वहीं जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे ऑयल सेक्टर से रिलेटेड है और इंडियन रिफाइनरी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है और इंडिया मोस्टली जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है हमारी ऑयल डिमांड के लिए। अभी जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे रशियन एजेंसी गैसप्रॉम और उनके 185 व्हीकल्स के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट करते थे हमें कच्चा तेल। अब उन सैंक्शंस की वजह से जो हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है वो वेस्ट एशिया की तरफ देख रही है कि वहां से हम हमारी ऑयल जो पूर्ति है वो पूरी कर सकें। अब वेस्ट एशिया में कौन से आते हैं? इसमें आएंगे सऊदी अरब, इराक, कतर, इन सब जगह से हम अब ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा देंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है, यूएसए ने अब ज्यादा ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है और यह अंदाजा है कि 1.3 मिलियन बैरल पर डे अगर वो ज्यादा ड्रिल करेंगे तो मार्केट के अंदर जो ऑयल अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारी ऑयल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ जाएगी।
अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम दो नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे और दोनों ही जो नेशनल न्यूज हैं वो हाईकोर्ट से रिलेटेड है। जो जुडिशरी है वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यहां पर जो पहली खबर है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो लाउड स्पीकर का जो यूज हो रहा है वो कहीं भी रिलीजन के अंदर नहीं मेंशन है, तो जो नॉइस पोल्यूशन उसकी वजह से होता है, इसीलिए जो लाउड स्पीकर का यूज जो रिलीजियस प्लेस के ऊपर हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। यहां पर एक केस गया था जहां पर खारेगांव और जो सोसाइटीज हैं वो सब गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर कि वहां पे जितने भी जो मॉस्क हैं वहां पर अजान के टाइम पर बहुत तेज लाउड स्पीकर बजता है, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन एक्ट जो 2000 में आया था और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ही तहत बनाया गया था, तो उसी को ध्यान रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा खराब है और मेंटल पीस को खराब करता है, तो इसीलिए जो लाउड स्पीकर का जो यूज है वो परमिसिबल लिमिट में ही होना चाहिए, और स्टेट एजेंसीज को कहा है कि अगर कोई इलीगल लाउड स्पीकर है उन्हें जब्त कर लेना चाहिए और उनको हटा देना चाहिए। वही जो नेक्स्ट न्यूज है वो दिल्ली हाईकोर्ट से आई है, और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर हमारे जो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह, जो इस समय जेल के अंदर है। जो इंजीनियर साहब है वो बारामूला से एमपी हैं और एनआईए की कोर्ट के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर इस समय पर एनआईए की चार्जशीट के अंदर अभी बंद है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बेल दी जानी चाहिए क्योंकि अभी बजट सेशन आने वाला है 1 फरवरी को और वो उसको अटेंड करना चाहते हैं। वहीं जो दूसरे अमृतपाल सिंह हैं वो खंडूर साहिब से, पंजाब से एमपी हैं और उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, इसीलिए वो डिब्रूगढ़ असम के अंदर जेल के अंदर है। उनके ऊपर खालिस्तानी टेररिस्ट होने का और टेररिस्ट एक्टिविटीज होने की वजह से उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। अब इन दोनों की जो प्ली है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गई है और अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट इन दोनों को रियायत देता है, बेल देता है, ताकि वो अपना जो बजट सेशन है वहां पर जाकर अपने इनपुट्स दे सके। अब 30 जनवरी को कार्रवाई होनी है और 30 जनवरी को एनआईए और एनएसए अपनी अपनी रिपोर्ट देंगी और तभी जाकर ये डिसाइड हो पाएगा कि एमपीज को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम नेशनल न्यूज से चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो बांग्लादेश से आई है। और बांग्लादेश के अंदर आपको पता है 5 अगस्त 2024 को जो शेख हसीना है उनकी पार्टी को उन्हें इंडिया आना पड़ा था और उनको हटा दिया गया था। तब से एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग के कुछ स्पेशल एमपीज हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अब बांग्लादेश के अंदर कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया है जहां पर एक अवामी लीग के एमपी होते थे, उनके घर को जला दिया गया और उनके ऊपर अलग अलग लॉ के अंदर केस चल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो अवामी लीग पार्टी से थे। दूसरे केस है जहां पर एक एडवोकेट थे जिनकी कंस्ट्रक्शन साइट को रोक दिया गया है और उनकी जो ब्रोकरेज फर्म है वहां पर तोड़फोड़ कर दी गई है। एक और एमपी जो पिछले 11 साल से थे, उन्हें कह रहे हैं कि उनके ऊपर 100 मुकदमे कर दिए गए हैं और जो बेसलेस है। यहां पर सबने कहा, एक ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस को अभी जो एक इंटरिम सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन कंडक्ट करवाने चाहिए। यहां तक कि बहुत सारे अवामी लीग के जो मेंबर थे, जो एमपीज थे, उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे जो बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज हो चुके हैं, हम किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं और ये डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। और एक जो बेसिक प्रिंसिपल होता है संविधान के अंदर कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बिल्कुल तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने एक एलिगेशन और लगाया है कि जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और 1971 की जो हिस्ट्री है उसको बदल के लिखने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब इन सब एलिगेशंस के बाद ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश कैसे चल रहा है। एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर आईएसआई चीफ
जो आसिफ मलिक जी हैं वो पहली बार 1971 के बाद बांग्लादेश गए और एक डिफेंस डील भी की भी बात चल रही है, जहां पर 32 जो जेट हैं, पाकिस्तानी जेट हैं, उनको परचेज करने की बात कर रहा है बांग्लादेश। अगर इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा और इंडिया को, बांग्लादेश जिसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है इंडिया का, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इलीगल इमिग्रेशन की बात तो है ही, बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर इंडिया में आ रहे हैं, वो एक इश्यू तो कंसर्न है ही। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बांग्लादेश से जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आगे भी ले आएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां बांग्लादेश से हम चलते हैं अमेरिका। और अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जहां उन्होंने कहा कि जो बर्थ राइट है, अगर कोई बच्चा यूएसए के अंदर पैदा होता है तो उसे यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर उसे खत्म कर दिया था। अब जो ये है, ये बिल जो है, ये हाउस से भी पास हो गया है। जो यूएसए की कांग्रेस है उसने भी इस बिल को पास कर दिया। अब पास करने के साथ ये लॉ बन गया है और यहां पर अड़चने शुरू हो गई हैं, जहां पर एक फेडरल जज जो हैं उन्होंने कहा है कि ये गलत है, कोर्ट के अंदर जो ये लॉ है ये नहीं चल पाएगा। वहीं एक और चीज हुई जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, उसकी एक मीटिंग हो रही है डावोस के अंदर। डावोस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर से चेतावनी दी है वर्ल्ड को कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यूएसए के अंदर कीजिए, और अगर आप यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यूएसए जो है आपको टैरिफ्स के थ्रू हार्म करेगा। और जो धमकी है ये डोनाल्ड ट्रंप की कंटिन्यूअस होती जा रही है जब से वो प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं, और अब भी वो टैरिफ्स की धमकी दे रहे हैं सारे देशों को और फर्म्स को भी। वही जो नेक्स्ट खबर है वो लॉस एंजलिस से आई है। लॉस एंजलिस में, जहां हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी कि लॉस एंजलिस के अंदर वाइल्ड फायर चल रही हैं, और अब एक नई वाइल्ड फायर जो है वो इमर्ज कर गई है। और जो नई वाइल्ड फायर है उसका नाम है ह्यूज फायर, उसको नाम दिया गया है। अब ये 5वीं छठी नई फायर है, और जो ये नई फायर लगी है ये उस जगह नहीं लगी है जहां ऑलरेडी फायर थी, और कल से लेके अब तक इसके अंदर में 0% की डेवलपमेंट हुई है। इसको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई है लॉस एंजलिस की एडमिनिस्ट्रेशन। अभी यह कहना जा रहा है कि शायद वेदर बदल जाए और लॉस एंजलिस के अंदर बारिश हो जाएगी, तो बारिश होने से जो ये वाइल्ड फायर है ये रुक सकती। बट लॉस एंजलिस के साथ जो परेशानियां हैं वो उसके बाद भी आ सकती हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो लैंडस्लाइड भी हो सकती है और उसकी वजह से और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है लॉस एंजलिस के लिए। लॉस एंजलिस और यूएसए में जो आगे डेवलपमेंट होगी वो भी हम आपके लिए ले आएंगे। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपके लिए जो 3 मेजर जो इंटरनेशनल न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। जहां पर जो पहली न्यूज है वो रशिया से आई है, और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमारा जो इकोनॉमी है उसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शंस लगते जा रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो सफर करेगी। यहां रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, अगर सीज फायर होता है तो उसके बाद रशिया कुछ राहत की सांस लेगा और देख सकेगा कि सैंक्शंस हटते हैं या नहीं हटते हैं। यह कंसर्न है रशिया के लिए। वही जो नेक्स्ट न्यूज है वो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बिल पास किया है कि जो सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वहां पर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया है? ऑलरेडी ट्विटर जैसी बहुत ज्यादा जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बैन है, और इन सब को इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो इमरान खान है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर फिगर है पाकिस्तान के अंदर, और वो इस समय जेल में है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं उनके ऊपर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने। जो लास्ट न्यूज है वो वेनेजुला से आई है। वेनेजुला के अंदर इलेक्शंस हुए थे और वहां पर जो निकोलस मदुरो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बट यूएसए बीइंग यूएसए ने क्या किया है कि ये कहा है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो गलत हुए, और उन्होंने ये कहा है कि हम निकोलस मदुरो जो हैं
उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं। और जो ओपोजिशन में थे, जिन्होंने निकोलस मदुरो के खिलाफ चुनाव लड़ा था, गोलमेज, अब वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू यूएसए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। थैंक यू।